सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा है आप लोग खूब अच्छे से होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने समास के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये बच्चों जाना था कि समास क्या होता है, समास का संप्रत्यय क्या कहता है, समास के लक्षण कौन कौन से होते हैं और समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जिसके अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने ये पाया कि समास जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने इन 6 प्रकार के समासों का जो वर्गीकरण था उसको विस्तृत रूप में उदाहरण के सहित देखा। अब विद्यार्थियों, अपने सिलेबस के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम नया प्रकरण लेंगे, जो कि है उपसर्ग। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था और हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उपसर्ग का हमारी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो हमारे हिंदी की भाषा हो या फिर हमारी संस्कृत की भाषा हो, दोनों में उपसर्ग महत्व रखते हैं। सामान्यतः हिंदी के जितने भी उपसर्ग हैं वो सभी संस्कृत भाषा के उपसर्ग से निर्गत हैं, है ना। तो जो हमारा जो मुख्य स्रोत उपसर्ग का है वो संस्कृत भाषा है। इसके अलावा कुछ विदेशी भाषा के भी उपसर्ग होते हैं जो कि अपनी भाषाओं के तहत कार्य करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग ये देखते हैं कि उपसर्ग क्या है। तो सामान्य रूप में उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, है ना। अर्थात उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्दांश के पूर्व में, है ना, जुड़कर उस अर्थ में चमत्कारिक परिवर्तन ला देते हैं, नवीनता ला देते हैं। ठीक है। तो वैसे तो बच्चों, उपसर्ग का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये आश्रित होते हैं किस पे? शब्दांश पे, है ना। तो ये कभी स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन शब्दांश में जुड़कर ये जो है वो नवीनता लाने का कार्य कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि एक हम आपको यही उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि किस तरह से शब्द में के पूर्व में जुड़ के चमत्कारी परिवर्तन करते हैं, है ना। देखिए, जैसे बच्चों, एक हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने शब्द लिया हार, है ना। शब्द हमारा क्या है? हार। और उसमें हम जब आ प्रत्यय लगा देते हैं तो वो उसका अर्थ हो जाता है आहार, है ना बच्चों। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए कि हार शब्द का अपना खुद का अर्थ है। एक हार जो पराजय से अर्थ लगाया जाता है, और एक हार जो होता है वो पहनने वाला हार होता है। लेकिन अगर हमने इसके आगे आ उपसर्ग कब लगा दिया तो ये बन गया आहार। अब आप देखिए, अर्थ में एकदम से नवीनता आ गई, चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि आहार क्या? आहार यानी कि कुछ खाद्य सामग्री, है ना, खाने पीने का से संबंधित बात हो गई, शब्द बन गया, शब्दांश बन गया। ठीक। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि शब्द में के पूर्व में जोड़ के परिवर्तन करते हैं। इसको थोड़ा सा बच्चों, है ना, हम लोग देखिए अपनी स्क्रीन पे, आप देखिए, हम लोग थोड़ा इसको सूत्रबद्ध तरीके से, है ना, और देख लेते हैं। यानी कि उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, है ना, यानी विशिष्ट परिवर्तन कर देते हैं, है ना। तो ये क्या रहा? इसका ये एक प्रकार का अर्थ हम लोग ने बच्चों देखा। अब इसके हम लोग थोड़े शाब्दिक अर्थ को भी देख लेते हैं बच्चों। तो उपसर्ग जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग, है ना बच्चों। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो जैसे कि आप बच्चों ध्यान कीजिए, जैसे हमने संधि पढ़ी थी, तो संधि का जब हम विच्छेद करते थे तो दोनों शब्द कुछ अर्थ को लिए हुए होते थे, है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, उपधन सर्ग जो मैंने किया, यहाँ पे दोनों शब्द अपने में एक एक अर्थ को लिए हुए हैं। यानी उप का अर्थ होता है समीप, है ना, समीपता से लगाया जाता है, और सर्ग का अर्थ होता है सर्जना या सृजन। ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार से उपसर्ग का अर्थ होता है कि शब्द के समीप में आके नए शब्द का सर्जन या सृजन करना। ठीक बच्चों, समझ में आ रही है ना बात? चलिए, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब हम बात करते हैं उपसर्ग के लक्षणों की। उपसर्ग अपने कुछ लक्षणों के द्वारा पहचाना या स्वीकारा जाता है। आइए देखते हैं कि उपसर्ग के कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं। तो बच्चों, इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो हम देखते हैं कि यहाँ बात आती है कि उपसर्ग का प्रयोग सदैव शब्द के प्रारंभ में होता है
है ना बच्चों। तो जैसा भी हमने इसके संप्रत्यय में ही आपको स्पष्ट किया कि उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में या शब्दांश के पूर्व में जुड़ के उसमें परिवर्तन लाते हैं, है ना। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि ये प्रारंभ में जुड़ेंगे, अंत में कभी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि बच्चों अगर ये अंत में जुड़े तो वो क्या हो गया, उपसर्ग तो रह नहीं गया, वो क्या हो गया, फिर प्रत्यय हो गया, है ना। फिर इसका उसके बारे में भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे प्रत्यय के बारे में। फिर इसका जो दूसरा लक्षण है बच्चों वो ये कहता है कि उपसर्ग का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं होता, है ना। जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि उपसर्ग क्या होते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व वाले नहीं होते हैं, ये आश्रित होते हैं शब्द या शब्दांश पे, है ना। तो उपसर्ग का प्रयोग स्वाभाविक सी बात है कि स्वतंत्र रूप से नहीं होगा जब तक कि कोई शब्द या शब्दांश वहाँ पे नहीं आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3 लक्षण बच्चों हम इसका लेते हैं कि उपसर्ग पूर्ण शब्द ना होकर शब्दांश होता है ना। तो उपसर्ग क्या पूर्ण शब्द ना होकर शब्दांश होता, कभी कोई पूर्ण अपने में पूर्ण नहीं होता है ना बच्चों। उपसर्ग का कोई अपने आप में अर्थ तो निकलता नहीं, जैसे हम कहते हैं आ उपसर्ग, प्रा उपसर्ग, बी उपसर्ग, तो इसका कोई अर्थ हुआ नहीं हुआ, है ना। तो क्या हुआ कि ये शब्दांश होता है, ठीक। इसका आखिरी लक्षण बच्चे हम लोग देखते हैं, आखिरी चौथा लक्षण कि उपसर्ग का प्रयोग वाक्य में विशिष्टता ला देता है ना। जैसा कि अभी हम लोगों ने अपने इसके संप्रत्यय में देखा, उदाहरण से भी मैंने आपको समझाया कि ये विशिष्टता लाने का कार्य करते हैं, किसमें, वाक्य में। एक हम आपको यहाँ पे पुनः उदाहरण से समझाते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए शब्द हम वही रखते हैं हार, ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, वही बात कि हार का अभिप्राय किससे, हार से यानी पराजय से, और हमारे पहनने वाले हार से। लेकिन अब यहाँ पे हम उपसर्ग देखिए दूसरा प्रयुक्त करते हैं। शुरू में मैंने प्रारंभ में आपको अ उपसर्ग का प्रयोग करके बताया था आहार, अब मैं यहाँ पे लेती हूँ वी उपसर्ग। तो जब वी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं बच्चों तो शब्द बन जाता है विहार, है ना। अब आप गौर करो बच्चों यहाँ पे कि कहाँ हार पराजय, कहाँ हार पहनने वाला, यहाँ कहाँ हार में व्यूप से लगा दिया, तो क्या हो गया, विहार माने घूमना, भ्रमण, भ्रमण, है ना। तो चमत्कारी परिवर्तन आ गया ना बच्चों। इसी प्रकार से एक शब्द और देख लीजिए, जैसे कि फिर मैंने हार को लिया एज इट इज हार शब्द, और अब की हमने प्रा उपसर्ग यहाँ पे प्रयुक्त कर दिया। तो फिर आप सोचिए हार पराजय, हार पहनने वाला, प्रा उपसर्ग लगा के वो बन गया प्रहार, यानी कि अटैक, है ना। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि उपसर्ग का प्रयोग वाक्य में की क्या विशिष्टता ला देता है, परिवर्तन ला देता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ये देखा कि उपसर्ग क्या होते हैं, है ना, ये किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह के व्यक्तित्व या अस्तित्व वाले होते हैं, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और इनके लक्षण क्या कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास में जिन भी बिंदु पर हम लोगों ने चर्चा की वो सभी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे और आपको उपसर्ग के संप्रत्यय को समझने में सहायक सिद्ध हुए होंगे। तो बच्चों अपनी अगली क्लास में हम लोग उपसर्ग के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।